नमस्कार। मैं नितिन कुमार जांगिड, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल जेपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की सीरीज़ में कॉपर सेविंग के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेप डाउन स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किया, जिनमें हमने वोल्ट एम्पियर रिलेशंस डेराइव किए थे। आज हम कॉपर सेविंग के बारे में देखेंगे कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो कितने परसेंटेज ऑफ कॉपर या कितने परसेंटेज ऑफ कंडक्टर मटेरियल में सेव होती है। चलिए चलते हैं। हमने देखा लास्ट लेक्चर में ऑटो ट्रांसफार्मर में, जैसे कि मैंने हर ट्रांसफार्मर के लेक्चर में बताया है कि ट्रांसफार्मर के लिए कभी भी ये स्पेसिफाइड नहीं होता कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफार्मर के लिए ये स्पेसिफाइड होता है कि एच वी वाइंडिंग कौन सी है और एल वी वाइंडिंग कौन सी है। जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे वो एच वी साइड और जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे वो एल वी साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना सिर्फ ट्रांसफार्मर के लिए एच वी और एल वी साइड स्पेसिफाइड होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं। जिस साइड पे अगर सोर्स कनेक्टेड है वो प्राइमरी साइड होगी और जिस साइड पे लोड कनेक्टेड है वो हो गई सेकेंडरी साइड। जैसे कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारी है एच वी साइड, ये है एल वी साइड। अगर एच वी साइड आप सोर्स कनेक्ट कर रहे हो तो ये होगी प्राइमरी और यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रहे हो ये होगी सेकेंडरी। तो अगर एच वी साइड प्राइमरी और एल वी साइड सेकेंडरी है तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और सेम अगर यहाँ पे सोर्स लगाते हैं और यहाँ पे लोड लगाते तो ये हो जाता स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फिर हमने बात की कॉमन वाइंडिंग। तो कॉमन वाइंडिंग क्या है, इन दोनों के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए जो कॉमन पार्ट है वाइंडिंग का वो कॉमन वाइंडिंग, जैसे कि यहाँ पे BC दिखाई दे रही है। और सीरीज वाइंडिंग की जो वाइंडिंग है वो कॉमन वाइंडिंग है जो सीरीज में कनेक्टेड है उसे हम बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, इसके बारे में बात की। फिर हमने स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में देखा, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, उसकी कैसी इक्वेशंस। फिर उसके बाद हमने डॉट कन्वेंशन के साथ उसके बैलेंसिंग इक्वेशन देखी। फिर वोल्ट एम्पियर रिलेशन निकाला था। दो तरह की पावर होती है जैसे कि मैंने बताया था ऑटो ट्रांसफार्मर, एक तो होती है इंडक्शन या जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म पावर, जो कि ट्रांसफॉर्मर एक्शन द्वारा ट्रांसफर होती है, जैसे कि टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है। और एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक एडिशनल पावर होती है जिसे हम बोलते हैं कंडक्शन पावर। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया, दोनों में रिलेशन निकाला। फिर हमने वापस पॉइंट रिकॉल किए थे जैसे कंडक्टेड पावर या ट्रांसफॉर्म पावर के बारे में, ऑटो ट्रांसफॉर्मर वी रेटिंग के साथ उनका रिलेशन देखा था, जहाँ ये हमारा है ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। फिर हमने स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए दिखा सेम उसका ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, उसकी डॉट कन्वेंशन, उसके बाद हमने उसकी बैलेंसिंग इक्वेशन देखी थी। फिर फाइनली हमने सेम वोल्ट एम्पियर रिलेशन निकाला और हमारा वोल्ट एम्पियर रिलेशंस आ गए थे। अब आज हम बात करेंगे सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारी एच वी साइड क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, और ये है एल वी साइड। अगर मैं यहाँ पे सोर्स कनेक्टेड करूँ तो ये हो जाएगी प्राइमरी, यहाँ पे लोड कनेक्ट करूँ तो ये हो जाएगी सेकेंडरी और हमारा ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा स्टेप डाउन। ठीक है, अब ये टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, इसमें आप टू वाइंडिंग देख सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है, एच वी वाइंडिंग और एल वी वाइंडिंग। ठीक है, लेकिन जैसे क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे इनपुट में हमें 100 वोल्ट मिल रहा हो, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने, नंबर ऑफ टर्न्स है 5, मतलब EMF पर टर्न होगा हमारे यहाँ पे 20 वोल्ट। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे सेकेंडरी में देखिए कितने टर्न्स है, 2 टर्न्स है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा फिर 40, यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ इस पॉइंट को, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट को अगर मैं कॉमन कर देता हूँ इन दोनों की, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एक पॉइंट को मैं इसको कॉमन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कॉमन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट को, और अपर यहाँ पे जैसे 1 और 2 टर्न्स पे हमें क्या मिल जाएगा 40 वोल्ट, यहाँ से इसको 40 वोल्ट का ले लिया तो ये 40 वोल्ट मिल जाएगा। तो इससे क्या मैं फाइनली हमारी सेकंड साइड वाइंडिंग है, ठीक है, हमारी जो सेकंड साइड वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को क्या मैं यहाँ से हटा दूँ तो अभी मुझे इतना ही वोल्टेज मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी देता हूँ तो भी मुझे उतना ही वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, जो टू वाइंडिंग था ना हमारा, उसमें यहाँ पे क्या सिर्फ एक वाइंडिंग से ही हम आउटपुट में वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 40 वोल्ट लेना था, अगर मान लो 140 होता तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा है, तो यहाँ सिर्फ एक वाइंडिंग से काम हो गया। अब आप ये सोचिए कि अगर दो वाइंडिंग की जगह एक वाइंडिंग से काम हुआ तो हमें जो तार या कंडक्टर मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट कम हुई। ठीक है, अब कंडक्टर हमें पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कंडक्टर होता है वो किससे बना होता है, कॉपर से। तो हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली कि कॉपर में सेव हुआ या कॉपर सेव हुआ, कॉपर में की बचत हुई,
मतलब कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो कम हुई, या हम ये कह सकते हैं कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम हुई, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आज इसके बारे में देखेंगे। अगर मान लो हमारे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से हम ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो हमारे कॉपर या कंडक्टर मटेरियल में सेविंग कितनी होती है, कितनी परसेंटेज होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले कि हमें कोई कंडक्टर मटेरियल, यहाँ हम कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या होता है, कॉपर का वेट होता है, और वेट क्या होता है हमें पता है, वेट होता है वॉल्यूम इनटू उसकी डेंसिटी। किसी मटेरियल का वेट क्या होता है, उस मटेरियल का वॉल्यूम एंड उस मटेरियल की डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ वेट ऑफ कॉपर की बात करें तो कॉपर का वेट क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कॉपर इनटू कॉपर डेंसिटी। लेकिन हमें पता है किसी भी मटेरियल जैसे स्पेसिफाइड मटेरियल के लिए उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिलेशन लेते हैं कॉपर के वेट का वॉल्यूम के साथ, तो कॉपर डेंसिटी हमें पता कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी में आ जाती है। तो हमारी वेट ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कॉपर, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ कॉपर। जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और हमें पता, जैसे आप एक चीज़ याद रखिए, दो तरह की रेटिंग होती है, तो वोल्टेज रेटिंग और एक करंट रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करती है उस मशीन के अंदर इंसुलेशन पे। मतलब वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगी तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वोल्टेज रेटिंग कम होगी तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। और अब बात करते हैं हम करंट रेटिंग की। तो करंट रेटिंग अगर बढ़ी, या करंट रेटिंग किस पे डिपेंड करती है, करंट रेटिंग डिपेंड करती है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अगर करंट रेटिंग बढ़ी तो जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा लेना पड़ेगा, या हम यह कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा डायमीटर वाला कंडक्टर लेना पड़ेगा। और अगर करंट रेटिंग कम हुई तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कम होगा, या हम ये कह सकते हैं हमें कम डायमीटर वाला कंडक्टर लेना होगा, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या देखा कि वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करती है इंसुलेशन पे, और करंट रेटिंग डिपेंड करती है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने क्या बताया किस पे डिपेंड करता है, करंट रेटिंग आई पे डिपेंड करता है, ठीक है। और लेंथ ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करती है, जैसे कि यहाँ पे मान लो जैसे 5 टन्स है, ठीक है। 5 टन्स के लिए मेरे को 1 मीटर वायर की आवश्यकता पड़ी। अगर मान लो नंबर ऑफ टन्स बढ़े, जैसे नंबर ऑफ टन्स 10 हो गए, 10 हो गए, ठीक है, तो उस केस में वायर की आवश्यकता क्या होगी, लेंथ क्या होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं उस कंडीशन में 2 मीटर वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर इस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है ना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और क्रॉस सेक्शन एरिया किस पे डिपेंड करता है, हमारा करंट रेटिंग पे, ठीक है। तो वेट ऑफ कॉपर फाइनली हो गया हमारा N इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई करंट रेटिंग। और नंबर ऑफ टर्न्स करंट इंटू करंट क्या होता है हमारा MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो करंट फ्लो कराता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर MMF होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो कि ट्रांसफार्मर कोर के अंदर फ्लक्स को फ्लो कराता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर इन दोनों का सर्किट बनाऊँ, ठीक है, जैसे कि हमारा EMF होता है EF, ठीक है, वो क्या करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे कोई रेजिस्टेंस का वायर है उसके अंदर क्या फ्लो कराता है, करंट, उसके अंदर करंट फ्लो कराता है, ओके। और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड MMF होता है हमारा NI, जिसे हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ये क्या फ्लो कराएगा। अब बात मैग्नेटिक सर्किट की बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफार्मर की एक कोर होगी या कोई भी कोर होगा, ठीक है। तो ये इस कोर के अंदर क्या फ्लो कराता है, ये इस कोर के अंदर फ्लो कराता है हमारा फ्लक्स, ठीक है, ये फ्लो कराता है यहाँ पर फ्लक्स, ठीक है। तो याद रखना, जैसा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर EMF होता है, वैसे जो EMF क्या करंट फ्लो कराता है उस सर्किट के अंदर, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर MMF होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो उस कोर के अंदर फ्लक्स को फ्लो कराता है, ठीक है। तो हमारा वेट ऑफ कॉपर किस पर डिपेंड हुआ, फाइनली हुआ N इंटू आई, जो होता है हमारा MMF। अब देखिए जैसे MMF हमने बात की यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को वेट ऑफ कॉपर हमारा MMF पे डिपेंड करता है, अगर मैं MMF के बीच में रिलेशन निकालूँ, दोनों ऑटो वाइंडिंग में MMF के बीच में रिलेशन निकालूँ, तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ ये रिलेशन मेरा दोनों के अंदर कॉपर के वेट का हुआ, ठीक है। तो अब जैसे बात करते हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में MMF होते हैं दोनों साइड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है। तो MMF ऑफ HV वाइंडिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ HV इंटू करंट, तो NH इंटू IH।
और LV वाइंडिंग का क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू LV साइड इंटू IL, तो NL इंटू IL। तो हमारा फाइनली कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग का जो MMF हुआ वो हो गया NH/IH प्लस NL/IL। अब हम देखते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में हमें पता दो तरह की वाइंडिंग होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे टू वाइंडिंग में देखा HV और LV, वैसे ही ऑटो में होती है एक तो कॉमन और दूसरी होती है हमें सीरीज। ठीक है, होती फाइनली ये एक ही वाइंडिंग है, लेकिन इन दोनों को हमने नाम अलग अलग दिया है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ वाइंडिंग है, ऐसे याद रखना। ये जो ऊपर है ना टू वाइंडिंग में, ये दोनों अलग अलग वाइंडिंग है, HV वाइंडिंग अलग है, LV वाइंडिंग अलग है। लेकिन यहाँ ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉमन और सीरीज वाइंडिंग है, वो एक ही वाइंडिंग के दो अलग अलग पार्ट है। ठीक है, दो अलग अलग हिस्से है। ठीक है, तो कॉमन वाइंडिंग के अंदर हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था MMF क्या होता है NH माइनस NL इंटू IH, और सीरीज वाइंडिंग में NL इंटू IL माइनस IH। फाइनली ये हुआ हमारा NH माइनस NL इंटू IH प्लस NL इंटू IL माइनस IH। ये हुआ हमारे ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए MMF, और ये हुआ हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए MMF। ठीक है, टोटल MMF। अब देखिए हमें रिलेशन निकालना है ऑटो और टू वाइंडिंग में वेट के अंदर, तो हमें क्या MMF का रिलेशन निकाल लेते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो MMF का रिलेशन निकालने से हमें पता चल जाएगा उसका वेट का रिलेशन क्या होगा। तो ऑटो में क्या था, सीरीज और कॉमन वाइंडिंग का NH माइनस NL इंटू IH प्लस NL इंटू IL माइनस IH। और टू वाइंडिंग में क्या था, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग है NH IH प्लस NL IL। फिर फाइनली इसको हम बाहर ले आएंगे तो NH IH माइनस NL IL प्लस NL IL माइनस NL IH अपॉन NH IH प्लस NL IL। और हमें पता है NH IH क्या होता है, NL IL MM बैलेंसिंग इक्वेशन में हमने देखे हैं। तो NL IL की जगह NH IH रखोगे तो क्या हो जाएगा 2NH IH, सॉरी ये बेस में है यहाँ पे, माइनस 2NL IH इस तरह की। ठीक है, अपॉन 2NH IH। ठीक है, अब यहाँ से देखो IH से IH कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये IH IH कैंसिल हो गया, ये IH कैंसिल हो गया, ये IH कैंसिल होगा, ये IH कैंसिल हो, तो बचेगा हमें 2NH माइनस 2NL अपॉन 2NH। और फाइनली यहाँ 2NH से डिवाइड करेंगे 1 माइनस NL अपॉन NH। ठीक है, और NH अपॉन NL क्या होता है, हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कॉपर ऑफ ऑटो इक्वल टू कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग इंटू 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा ए। ठीक है, ये जो है हमारा अल्फा, ये है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, याद रखना ये है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, तो कॉपर ऑफ ऑटो क्या हुआ हमारा, कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग इंटू 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा ए। तो हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन जो कॉपर है रिक्वायरमेंट डिपेंड किस फैक्टर पे डिपेंड की, वो उसने डिपेंड किया ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे। ठीक है, अब देखिए कि सेविंग कितनी होगी। ठीक है, ये तो हुआ कि वो डिपेंड किस पे करता है। अब देखते हैं सेविंग, जैसे मान लो टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो उसमें कितने परसेंटेज कॉपर सेव, या हम कह सकते हैं कि कंडक्टर मटेरियल में सेविंग होगी, वो हम देखेंगे अभी इस रिलेशन से। तो कॉपर सेविंग क्या बोल सकते हैं हम, कॉपर सेविंग होगी कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग माइनस कॉपर ऑफ ऑटो अपॉन कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग। ठीक है, फिर ये हो जाएगा फाइनल टू वाइंडिंग डिवाइड हो तो 1 माइनस कॉपर ऑफ ऑटो अपॉन कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग। और कॉपर ऑफ ऑटो अपॉन कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग हमने रिलेशन क्या से निकाला, यहाँ से निकाला, वो होता है 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा है, क्योंकि NH अपॉन NL क्या होता है 1 अपॉन अल्फा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉपर ऑफ सेविंग इजिकल टू 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा ए। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो फिर बाद में हो जाए फाइनली कॉपर ऑफ सेविंग इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा है। तो हमारी कॉपर की सेविंग या कंडक्टर मटेरियल की सेविंग किस पे डिपेंड हुई, वो हुई ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे, और वो कितना हुआ 1 अपॉन अल्फा ए। ठीक है, ये तो हुई पर यूनिट की बात। अगर परसेंटेज में निकालना होता तो परसेंटेज ऑफ कॉपर सेविंग क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अल्फा ए इंटू 100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अल्फा ए का मान जितना कम होगा, अल्फा ए क्या है ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान जितना कम होगा उतना हमें कॉपर में परसेंटेज सेविंग होगी। जैसे कि मिनिमम कितना हो सकता है, पहली बात तो ये कि मिनिमम कितना हो सकता है ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान। पहली बात तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता क्या है, देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स एट हाई वोल्टेज साइड का रेशियो विद नंबर ऑफ टर्न्स एट लो वोल्टेज साइड, या हम ये सकते हैं वोल्टेज एट हाई वोल्टेज साइड और वोल्टेज एट लो वोल्टेज साइड का रेशियो हमारा होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अब देखिए मिनिमम कितना हो सकता है, हमें पता है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान बात करते हैं लेस देन 1 हो सकता है क्या, एक से कम हो सकता है क्या। ठीक है, देखिए अगर एक से कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज एट लो वोल्टेज साइड कम हो गया वोल्टेज एट हाई वोल्टेज साइड, लेकिन ये तो डेफिनेशन ही चेंज होगी।
हाई वोल्टेज साइड वो होता है जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा, और लो वोल्टेज साइड वो होता है जहाँ पे वोल्टेज कम होगा। ठीक है, अगर लेस देन 1 लोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज एट लो वोल्टेज साइड ज़्यादा हो गया वोल्टेज एट हाई वोल्टेज साइड से। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम बात करते हैं इक्वल टू 1। क्या इक्वल टू 1 हो सकता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में? इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज एट हाई वोल्टेज साइड किसके बराबर हुआ, वोल्टेज एट लो वोल्टेज साइड के। ठीक है, वोल्टेज एट हाई वोल्टेज है, यानी हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स एट लो वोल्टेज साइड हो गया नंबर ऑफ टर्न्स एट हाई वोल्टेज साइड के। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी कितने 4, और यहाँ पे सेकेंडरी में कितने हैं 4। जैसे इनपुट वोल्टेज 100 हो, ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा हमारा 100। क्यों? क्योंकि ईएमएफ पर टर्न प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड सेम होते हैं, तो सेकेंडरी में वोल्टेज हमें मिलेगा 100। ठीक है, ये तो बात हुई सेकंड 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। ऐसा केस जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स या टर्न्स रेशियो इक्वल होता है, ऐसा केस हम लेते हैं सिर्फ आइसोलेशन, जब हमें आइसोलेट करना हो तो दो सर्किट को, तब हम ऐसा केस लेते हैं। ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ की डिस्टोर्स, यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हुई या शॉर्टकट या कुछ प्रॉब्लम हुई और वोल्टेज हाई हुआ, तो हमारा ये जो सर्किट है ये इफेक्ट नहीं करेगा हमारे लोड सर्किट को, और यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये इधर की साइड सर्किट को इफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो इक्वल करते हुए और इलेक्ट्रिकल आइसोलेट सर्किट को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक वाइंडिंग होती है हमारे एक ही मिलती है ना, जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में सेम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन कर सकते हैं या हम दो सर्किट को आइसोलेट कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो कि ये ओपन सर्किट हुआ, ठीक है, किसी वजह से ये ओपन सर्किट हुआ या कोई भी प्रॉब्लम आई, हमारे हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम आई यहाँ पे प्राइमरी साइड, तो वो हमारी सेकेंडरी साइड डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली कंडक्शन मेथड द्वारा डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन में हम नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी या हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड इक्वल लेते हैं। क्योंकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेट नहीं कर सकते हम दो सर्किट को, तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो 1 भी नहीं रख सकते, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर क्या ग्रेटर देन 1 रख सकते हैं, बिल्कुल हमें यही तो चाहिए, हाई वोल्टेज साइड का लो वोल्टेज साइड के साथ रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर सेविंग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी जब हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो 1 के बहुत करीब होगा। याद रखना 1 नहीं होगा, 1 के बहुत करीब होगा। जितना करीब होगा उतना हमारा परसेंटेज ऑफ कॉपर सेविंग ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो हमारा 2 होता तो परसेंटेज कॉपर सेविंग क्या हो जाती, परसेंटेज कॉपर सेविंग हो जाती हमारी 50%। सेम 3 होता था 33.3% होता है। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज कॉपर सेविंग या कॉपर ऑफ सेविंग किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, इस अल्फा ए पे ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा परसेंटेज कॉपर सेविंग कम होगी, या जितना कम होगा उतना परसेंटेज कॉपर सेविंग ज़्यादा होगी। और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम हो सकता है 1 के बिल्कुल करीब, लेकिन 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइसोलेट नहीं कर सकते हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में दो सर्किट को, इसीलिए नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी तो होना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई केस भी नहीं है, लेकिन 1 के आसपास होना चाहिए। जितना 1 के करीब होगा उतना हमारा परसेंटेज कॉपर सेविंग बढ़ेगी, और जितना दूर होगा उतनी परसेंटेज कॉपर सेविंग कम होगी। आशा करता हूँ कि आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर की कॉपर सेविंग से रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।